हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आ जाएंगे जल्दी से जल्दी। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू एमिटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू फिजिक्स। इट कैन बी 11th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड रिसर्च टॉपिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मेरे को पता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, अच्छे से फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज इस लेक्चर में क्या बताने वाले हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। क्या बताया था जल्दी से मुझे बता देंगे। हम स्टार्ट कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ईएमआई का चैप्टर, ठीक है। और हमने उसको स्टार्ट कर भी दिया था। हमने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था कैसे क्या जर्नी रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना को फाइंड आउट करने में। कैसे माइकल फैराडे भाई साहब आए थे, ठीक है। कैसे लेंज का नियम भी आएगा अपने पास, लेंज लॉ आएगा। लेकिन मेन जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज गोज टू द जोसेफ हेनरी एंड द माइकल फैराडे, ठीक है। माइकल फैराडे जो एक इंग्लैंड के रहने वाले थे, जोसेफ हेनरी यूएसए से, ठीक है। 1831 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बताया कि इन एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये पता चल रहा है कि हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेट। और ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग इन्वेंशन था। कैसे ये फाइंडिंग बहुत ही ग्रेट थी, क्योंकि पहले यही माना जाता था कि हाँ, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, बट नाउ द कन्वर्स इफेक्ट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। इन्वर्जन इज ऑल्सो पॉसिबल, मतलब वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेट और मैग्नेटिज्म। तो ये भाई इस चैप्टर की हमने स्टार्टिंग हमने की थी, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर आप पढ़ेंगे जल्दी से। और हमने आपको बताया था ईएमआई की स्टार्टिंग, ठीक है। तो ईएमआई की स्टार्टिंग हम देख चुके थे। तो आज इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, जैसे हमने बताया था कि माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। उन एक्सपेरिमेंट को हम स्टडी कर रहे थे और उन एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि कैसे एक मैग्नेट एक करंट को प्रोड्यूस कर सकती है। और हमने देखा भी था, एक्सपेरिमेंट 1 हो गया था। लेट अस कम ऑन द टॉपिक दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से, लेट नहीं करते हैं, अपनी नोटबुक निकाल लेंगे, ओके। तो मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिखने वाला हूँ और इसकी थ्योरी आप खुद लिखेंगे और हम बताएंगे आपको क्या मतलब एक्सपेरिमेंट 2 में क्या किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में ऐसा क्या किया इन्होंने, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 उन्होंने ये ऐसा क्या किया था एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में, वो हम देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, एक कोइल रखी थी, एक कॉपर वायर की, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर की एक कोइल रखी थी। उसके पास हम मैग्नेट लेके आ रहे थे, ठीक है। कभी दूर लेके जा रहे थे, कभी पास लेके आ रहे थे, ठीक है। और हमने क्या नोटिस किया था कि यस देयर वाज ए डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर। सो नाउ what we are gonna do in experiment number 2, here EMI यानी electromagnetic induction phenomena happen when magnet is rest, यानी stationary magnet, यानी stationary अपने पास magnet। यार प्यारे दोस्तों जल्दी से मुझे बता देंगे, yes stationary magnet and क्या था, yes stationary magnet and moving coil, ठीक है। एंड मूविंग कोइल ये हमारे पास इस सिचुएशन में ये रहेगा। मतलब माइकल फैराडे साहब ने क्या किया था, इन्होंने अब की बार ये किया कि यस हम जो है एक मैग्नेट को स्टेशनरी रखेंगे, मैग्नेट को हम क्या करेंगे स्टेशनरी रखेंगे, लेकिन हम मूव किसको करवाएंगे, हम मूव करवाएंगे, यस हम मूव करवाएंगे उस कोइल को जिस कोइल में हम देखना चाहते हैं कि करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है ना। ये हमारे पास। और हमने जब इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जब हम इस कोइल को पास लेके आए, दूर लेके गए, फिर हमने साउथ पोल को कर इंटरचेंज किया, फिर हम इसके पास लेके आए और दूर लेके गए, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने देखा वी गोट द सेम रिजल्ट व्हाट वी गोट इन द एक्सपेरिमेंट नंबर 1। सेम रिजल्ट मिले हमें। मतलब आप ये मैग्नेट को आगे पीछे करो, चाहे कोइल को आगे पीछे करो, रिजल्ट जो हमें सेम मिला। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि या तो आप मैग्नेट को मूव करवाओ,
ठीक है, या आप इस कोयल को मूव करवाओ, ठीक है, लेकिन रिलेटिव स्पीड होनी चाहिए। मतलब मैं बोलूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों के बीच में दोनों रेस्ट पर ही हैं, रिलेटिव स्पीड होनी चाहिए, या तो ये रेस्ट पर तो वो उसको मोशन में होना चाहिए, ठीक है, यदि वो रेस्ट पर है तो इसको मोशन में होना चाहिए, मतलब रिलेटिव स्पीड शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। तो ये अपने पास हमने देखा, यस दोनों की रिलेटिव स्पीड आनी चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड तब भी जीरो आएगी। ऐसा नहीं करना कि मैग्नेट को और कोयल को एक ही स्पीड से मोशन में ले गए, नहीं, रिलेटिव स्पीड whenever there is a relative speed between the magnet and the coil, there was a finite deflection in the needle of a galvanometer, that is we got the electric current, that is induced electric current, hence we can say induced electromotive force। तो ये हमने देखा। सेम ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है, क्या लिखना है, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे व्हेन वी ब्रोट, या हम बोलें when we bring, या whatever you want to write, closer to the stationary magnet, then we see same the deflection and the same direction of the needle as we got in the first case, first experiment, where the magnet was moving and the coil was at stationary, ठीक है। सही सेकंड पॉइंट हमें लिखना है कि when we move away from the stationary magnet, ठीक है ना, so we also get the same result। and third हमने क्या किया, we keep at the rest, ठीक है, we keep at the rest of this coil, we get no, there was no any deflection in the needle of a galvanometer। तो ये रिजल्ट हमें लिखना है, तीनों हमें लिखना है, ठीक है, लिख लेंगे बिल्कुल। और इफ़ वी रिवर्स, ठीक है, इफ़ वी स्विच द साउथ पोल in the place of north pole, then we get just opposite result, ठीक है, direction we got the different of the needle। तो ये हमने किया, that was the experiment number 2, ठीक है। तो इससे भी क्या पता चल रहा है, इससे भी ये पता चल रहा है कि हाँ जी इसके अंदर ऐसा क्या हो रहा है, करंट क्यों मिल रही है, हमारे इस वायर के अंदर करंट क्यों मिल रही है, इस वायर में ऐसा क्या हो गया, इस वायर में ऐसी करंट क्यों मिल रही है। तो हमें एक्सप्लेनेशन में ये लिखना है कि हाँ whenever there is a relative speed between magnet and coil, there will be a finite change in the magnetic flux that is associated with the coil, that is copper coil। तो जब यहाँ पर चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में, जब चेंज होगा इस कोयल से, तो जब चेंज होगा तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा और इलेक्ट्रिक करंट भी इंड्यूस होगी। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेट, बाय द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, दैट इज एसोसिएटेड विद द कोयल, ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि हाँ यहाँ पर भी हमें सेम रिजल्ट मिल रहा, मतलब करंट मिल रही है। थर्ड एक्सपेरिमेंट इन्होंने ये किया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है, हर तभी तो हम बोलते हैं ना कि फिजिक्स हो या साइंस हो, ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है ना। फिजिक्स जो है वो बेस्ड होती है ट्रुथ के ऊपर, ठीक है। हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ऐसा क्या हो रहा है इसमें, फिर अगेन काउंटर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो क्वेश्चंस हम करते हैं बार बार, हम एक्सपेरिमेंट बार बार परफॉर्म करते हैं, हम चेक करते हैं कि अगर ऐसा ना हो तो ऐसा हो जाएगा, तो फिर ऐसा हो गया तो हर एक परिस्थिति को ध्यान में लेकर चलना पड़ता है। इसलिए हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 भी करके देखा। हमने क्या किया, हमने एक सोलिनॉइड, या ऐसे बोलूँ कि मैं पाइप ले ली, ठीक है, अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि पाइप, फिर मैं बताऊँगा इसके कौन सी पाइप ली, हमने कौन से मेटल की ली है, ठीक है, आयरन की ली है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक ली है, फेरोमैग्नेटिक ली है, वो भी हम देखेंगे। तो इस सिलेंडर के ऊपर एक अपने पास क्या देखा हमने जो है एक कोयल को, या मैं बोलूँ कि सोलिनॉइड को, ठीक है ना, एक स्मॉल सोलिनॉइड जिसको हमने बोला प्राइमरी कोयल, ठीक है, इस प्राइमरी कोयल को हमने अटैच कर दिया, ठीक है ना, प्राइमरी कोयल को हमने अटैच कर दिया। ये फर्स्ट कोयल है, यानी प्राइमरी कोयल है। और यहाँ पर हमने बोल दिया कि यस, इसके अंदर हमने
करंट को फ्लो करवाना चाहा, ठीक है ना, इसमें हम करंट फ्लो करवाना चाहते हैं और यहाँ पर अपने पास की हो गया और ये अपने पास हो गया रियो स्टेट हो गया, ठीक है ना, ये अपने पास रियो स्टेट हो गया और ये हो गया अपने पास की हो गया और ये अपने पास हो गया बैटरी यानी V वोल्ट की बैटरी। इसको हमने बोल दिया कि प्राइमरी कोयल। इसी के जस्ट पास में हमने क्या रखा, हमने रखा एक सेकेंडरी कोयल, यानी ये वाली जो कोयल हमने रख दी ये सेकेंडरी कोयल रखी। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हम चाहते हैं कि क्या हो रहा है ऐसा, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हम देखना चाहते हैं, ठीक है ना, यस। अब हमने क्या किया, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये प्राइमरी कोयल है, ये सेकेंडरी कोयल है, इंपॉर्टेंट बात है, प्राइमरी कोयल एंड सेकेंडरी कोयल। तो इसमें ये हुआ, पहला ऑब्जर्वेशन हमने देखा, व्हेन वी प्रेस दी टैप की, ठीक है, टैपिंग की मतलब मैं स्विच ऑन बोलूं, व्हेन वी स्विच ऑन, ठीक है, ऑफ द प्राइमरी सर्किट, देन वी ऑब्जर्व दैट देयर वाज ए मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, या मैं बोलूं कि एक मोमेंटरली जो डिफ्लेक्शन होता है इस निडल में वो हमने देखा, मतलब अचानक से ये सुई जो है वो हिली। जैसे ही हमने इस की को प्रेस किया, जैसे हमने की को दबाया, दबाते करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। हमने ये देखा कि इस गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्ट हुई, मान लो कि राइट डायरेक्शन में हुई, मान लेते हैं, ठीक है, और फिर हमने क्या किया, इस की को मैंने ऑफ किया, ये तो पहला ऑब्जर्वेशन था जब हमने क्लोज की को। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था, जब हम इस की को ऑफ करते हैं ना तब भी हमें डिफ्लेक्शन मिलता है, सेम मोमेंटरी डिफ्लेक्शन मिलता है छोटे से टाइम के लिए, ठीक है, छोटे से टाइम के लिए मोमेंटरी डिफ्लेक्शन मिलता है, बट इट वाज इन दी अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज लेफ्ट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में हमें मिला मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन हमने ये देखा, यदि हम इस की को प्रेस्ड रखते हैं, दबाए हुए रखते हैं और करंट स्टडी फ्लो हो रही है, करंट पे कोई चेंज नहीं हो रहा, करंट आराम से स्टडी फ्लो हो रही है, ठीक है, मैं बोलूं कि EMI जनरेशन बाय दी वेरिंग करंट, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर स्टेशनरी मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल थी, यहां पर क्या है, वेरिंग करंट, ठीक है, EMI जनरेशन by varying currents in coils, ये बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता, इस डायग्राम को या वॉट एवर यू वांट टू से लाइक हेडिंग बोल सकते हैं इसको, तो ये ऊपर लिख लेना। तो थर्ड जो है हमने देखा कि हाँ, जब हम इस बटन को, सॉरी स्विच को, ठीक है ना, बटन बोल सकते हैं भाई, स्विच को जब हम दबाए रखते हैं ना तो करंट स्टडी फ्लो होगी, एक पर्टिकुलरली मैग्नीट्यूड होगा। हमने देखा कि कोई वो सुई हिल नहीं रही है, इसका मतलब कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी, ठीक है, तो ये तीसरा ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। अब हमने फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या किया, फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमने ये देखा कि एक काम करते हैं, इस रियोस्टेट की हेल्प से रेजिस्टेंस को घटाते हैं, और जब रेजिस्टेंस घटाएंगे तो इसमें करंट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और जैसे जैसे हमने रेजिस्टेंस रियोस्टेट से सरकाना शुरू किया, मतलब इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू घटाने स्टार्ट की, ठीक है, डिक्रीज किया हमने ये देखा कि करंट बढ़ रही है, और जैसे ही करंट बढ़ी हमने देखा कि ये जो डिफ्लेक्शन है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना, हम करंट को बढ़ाते जा रहे हैं प्राइमरी कोयल में, और ये जो डिफ्लेक्शन है यानी गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है ना, वो जो डिफ्लेक्शन है वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, मतलब इसमें जो करंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। जब इसमें करंट बढ़ा रहे हैं तो इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, और जो नीडल है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो इंक्लाइन होती जा रही है, वो डिफ्लेक्ट होती जा रही है, ठीक है ना, मतलब इंक्रीज करें इसमें करंट तो इसमें भी करंट इंक्रीज करती है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि अब की बार क्या करते हैं, घटाते हैं, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा दो। हमने क्या किया, इसमें करंट डिक्रीज की, क्या की, करंट डिक्रीज की, और हमने ये देखा प्यारे दोस्तों कि जैसे जैसे हम करंट को डिक्रीज करते हैं ना, इसमें भी करंट बढ़ती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। हमने राइट डायरेक्शन में देखा, अब की बार अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो बढ़ने लगी,
ठीक है, करंट बढ़ती है, वैल्यू अभी भी बढ़ रही है। ऐसा मत सोचना कि करंट यहाँ पर घट रही है तो इसमें भी घट जाएगी, नहीं, इसमें घट रही है लेकिन इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी वो राइट साइड थी, ये लेफ्ट साइड में अपने पास डिक्रीमेंट हो गया। तो इससे भी क्या कंक्लूजन निकलता है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि देयर इज ऑल्सो ए फिनोमिना, या मैं बोलूँ देयर इज ऑल्सो ए फंडा ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्यों? जैसे ही हमने टेप किया, ठीक है, इस की को हमने प्रेस किया, तुरंत हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक फाइनाइट करंट फ्लो होगी से 2 एम्पियर। बट 0 से 2 एम्पियर जब करंट हुई तो ऐसे तो है नहीं कि अचानक से हो जाएगी, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। 0 से 2 होने में थोड़ा, जैसे ही टाइम लगा, मतलब 0 से 2 होने में जैसे ही करंट को थोड़ा सा टाइम लगा, वैल्यू 0 से 2 हुई, इसका मतलब इस कोइल के, इस सोलिनॉइड के अंदर क्या मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि करंट कैरिंग सोलिनॉइड या करंट कैरिंग कोइल के साथ एसोसिएटेड क्या होता है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड होता है, क्योंकि इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। सोलिनॉइड और कोइल बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो 0 से 2 एम्पियर जब करंट होगी तो क्या इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्या मैग्नेटिक फील्ड है, इस प्राइमरी कोइल से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो भी बढ़ेगा। और मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ेगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या इससे भी जाएगा, क्या इससे भी जाएगा, इस सेकेंडरी कोइल से भी जाएगा क्या? बिल्कुल। 0 से 2 एम्पियर होने में करंट बढ़ा, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज भी बढ़ा इसमें। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जब बढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसमें चेंज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। ऐसे ही उल्टा सोचो, सेकंड की बात करूँ, जैसे हमने स्विच ऑफ किया, जैसे हमने स्विच ऑफ किया तो हमने ये देखा कि जो करंट है वो 2 एम्पियर से 0 होने में थोड़ा तो टाइम लेगी। इसका मतलब अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, इसका मतलब इस सेकेंडरी कोइल से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, मतलब कुछ फाइनाइट वैल्यू से 0 होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगेन इसमें चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, चाहे वो 0 से बढ़े, 0 से कुछ फाइनाइट वैल्यू पकड़े या फाइनाइट से 0 हो, तो चेंज तो हो रहा है ना। अब जब चेंज हो रहा है और घट रही है करंट, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक जो इसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट जो वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। लेकिन जैसे ही हम बात करें कि करंट को एक फाइनाइट स्टेडी करंट फ्लो करवा दे इसमें से, ठीक है, मान लो 2 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, तब इसके साथ एसोसिएटेड तो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स तो अभी भी होगा, लेकिन इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि करंट ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। एंड इफ देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ इंड्यूस्ड करंट है, और वी कैन से इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पर हमने नहीं देखा। फिर फोर्थ कंडीशन में हमने देखा कि करंट को बढ़ाया, और ऑब्वियस बात है जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे तो इस सेकेंडरी कोइल से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स में जब जब बढ़ोतरी होगी तो उसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट है वो भी बढ़ेगी। तो ये भी एक्सप्लेन हो गया। फिफ्थ हमने देखा कि अब की बार करंट को घटाया, तो करंट जब घटाओगे तो सेकेंड कोइल यानी सेकेंडरी कोइल से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज आएगा, मतलब वो घटेगा। और जब घटेगा तो ऑब्वियस बात है कि करंट फ्लो होगी, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट होगी, बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी क्योंकि करंट घट रही है। तो ये एक्सप्लेनेशन दी गई, ठीक है। तीनों एक्सपेरिमेंट हमने किए, इन एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। आप क्या बता सकते हो, क्या हमने जो तीनों एक्सपेरिमेंट किए अभी, क्या उन तीनों एक्सपेरिमेंट से आप कंक्लूड कर सकते हो कि वास्तव में हो क्या रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है। तो हम इसका कंक्लूजन लिखते हैं। तीनों एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ तो हिंट मिल रहा है। हमें क्या हिंट मिल रहा है अभी बता देते हैं, ठीक है ना। तो कंक्लूजन लिखते हैं और इसको आपको नोट करना है और प्रॉपर वे में आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। ये स्टडी किया गया प्यारे दोस्तों कि एक तो जैसे समझने के बाद में आप खुद से नोट्स बनाते हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाते हैं, और एक सामने वाला कोई गाइड या टीचर आपको बताता है कि ऐसे ऐसे लिखो। तो ये स्टडी में पाया गया, ये रिसर्च हुई कि जो अपनी लैंग्वेज से बना कर के जो बच्चे लिखते हैं उनको जो है
वो जो बातें हैं वो ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वो है वो याद रही, ठीक है ना। तो उनकी जो मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बनी, उन सब्जेक्ट के लिए जो वो खुद लिखते हैं, उन टॉपिक्स के लिए जो वो कॉन्सेप्ट जो वो स्वयं लिखते हैं अपने हाथों से, अपनी लैंग्वेज से, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इनको नोट करेंगे एक बार और फिर हम चलते हैं इन तीनों एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन। हाँ तो प्यारे दोस्तों चलिए कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 था और ये पॉइंट्स हमने किए। EMI जनरेशन बाय वेरिंग करंट्स इन कॉइल्स, ठीक है। तो अच्छा, इसमें जो हमने जो सिलेंडर लिया था, हमने ये देखा कि ये जो सिलेंडर है यदि हम इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ले लें तो हमने देखा कि इसमें करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि हमें पता है फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जानने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन आएगा, और हमें पता है जितना ज़्यादा चेंज इन वेरिएशन या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतनी ज़्यादा करंट इंड्यूस होगी। तो ये अपने पास है। चलिए कंक्लूजन लिख लेते हैं, कंक्लूजन ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। या तो अभी कंक्लूजन लिख लो या जो सेम जो फंडा है वो आगे हम बताएंगे, दैट इज फैराडे लॉ। तो चलिए कंक्लूजन लिख देते हैं, बता देते हैं आपको कंक्लूजन क्या कंक्लूजन है इनका। ये कंक्लूजन, ठीक है ना, कंक्लूजन। तो पहला कंक्लूजन हमने ये देखा कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स, जो एसोसिएटेड है विद द कोइल, तब उस कोइल के अंदर EMF इंड्यूस होगा और करंट फ्लो होगी, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। पहला तो ये हमने देखा। और जितनी ज़्यादा रेट ऑफ चेंज हो फ्लक्स होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो इंडक्शन होगा, मतलब उतनी ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट हमें मिलेगी। तो ये कंक्लूजन है, लिख लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड EMF बोल दो, और जब सर्किट जो क्लोज होगा तो इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। in the coil, and this is called EMI. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। तो ये कंक्लूजन निकला। दूसरा कंक्लूजन ये निकला, जितना ज़्यादा हम फास्ट मूव करवाएं ना
जितना ज़्यादा हम उस रिलेटिव जो मोशन है उनके बीच में रिलेटिव मोशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है। हमने ये देखा उस निडल का उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन मिला, उसका जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड करंट का वो हमें ज़्यादा मिला। तो क्या बोल सकते हैं कि जो रिलेटिव जो मोशन है वो असर डालती है ऑन दी मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है ना। ओके, तो चेंज होगा, ठीक है। द ग्रेटर द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स द ग्रेटर द इंड्यूस्ड करंट, ठीक है ना, ये बोल सकते हैं। चलिए वहां लिख देते हैं। हाइयर मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ। तो ये कंक्लूजन था प्यारे दोस्तों, इसको नोट कर लो। और अब हम बढ़ते हैं आगे बेहतरीन टॉपिक के ऊपर, ठीक है, दैट इज लॉज ऑफ ईएमआई, ठीक है। हाँ तो प्यारे दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये जो कंक्लूजन अभी अभी हमने लिखे ना, यही मैं बोल सकता हूं कि ये लॉज हैं, क्योंकि पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं और उन कंक्लूजन के आधार पर हम लॉज को डिफाइन करते हैं। और वो लॉज कई बार फंडामेंटल लॉज हो जाते हैं, ठीक है, कई बार वो कुछ कंडीशंस को रिक्वायर करते हैं, उनके लिए नेसेसरी कंडीशन होती है उन लॉज को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज को हम देखते हैं और उनमें कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से जो लॉज हैं वो आते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम पढ़ते हैं दो लॉज मेजरली, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो देर आर सर्टेन लॉज, ठीक है, विच गवर्न द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना। यस, देर आर सम लॉज विच गवर्न द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना, एंड दोज लॉज आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट लॉ इज दैट इज Faraday's laws. Faraday's law, and second law is Lenz law. प्यारे दोस्तों ये दो लॉ हैं दैट गवर्न्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना। फेराडे लॉ आपको बताएगा कि किसी भी कोइल में जो इंड्यूस्ड करंट होती है वो क्यों होती है। प्रेरित जो विद्युत धारा किसी कुंडली में
ठीक है, प्रेरित होती है, उसका क्या कारण है, पहला। दूसरा, वो जो नियम है लेंज का लॉ, वो ये भी बताएगा कि जो इंड्यूस्ड करंट है, प्रेरित विद्युत धारा है किसी कॉइल में, किसी कुंडली में, उसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका जो मैं बोलूँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बल, उसका जो मैग्नीट्यूड, परिमाण कितना होगा, वो लेंज लॉ बताएगा। देन व्हाट अबाउट द लेंज लॉ? लेंज लॉ ये बताता है कि उस कुंडली में जो विद्युत धारा जो इंड्यूस्ड हो रही है, इंड्यूस्ड करंट है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। हम बता रहे थे ना कि गैल्वेनोमीटर कभी राइट डिफ्लेक्ट कर रहा है, उसकी नीडल कभी लेफ्ट डिफ्लेक्ट कर रही है, कब राइट डिफ्लेक्ट करेगा, कब लेफ्ट डिफ्लेक्ट करेगा, ये भी बताते हैं लेंज का नियम। तो दोनों जो नियम है वो हम पढ़ेंगे बारी बारी से, और पहला हम हेडिंग डालेंगे फैराडेज लॉ। और फैराडे में के नियमों में दो नियम है, दैट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ, यानी ये हमारे पास नेक्स्ट पेज के ऊपर नेक्स्ट जो हेडिंग है ये लिखेंगे, दैट इज फैराडेज लॉ। ठीक है ना, फैराडेज लॉज हम लिखेंगे प्यारे दोस्तों, यस, फैराडेज लॉज। और इसमें से फर्स्ट लॉ जो है ना प्यारे दोस्तों, वो हम लिखेंगे फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ वही बोलता है जो हमें कंक्लूजन में लिखा है, जब जब किसी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, ठीक है, तब तब उसमें से इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, दैट इज द फर्स्ट लॉ। व्हेनेवर, ठीक है, लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, इसको आप खुद लिख लेना, मैं बोल रहा हूं, व्हेनेवर there is change in magnetic flux associated with a coil, then there is a always induced electromotive force or induced electric current in that coil। सिंपल, ये कहता है फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। ये पहला नियम कहता है प्यारे दोस्तों, बट व्हाट अबाउट द सेकंड लॉ? प्यारे दोस्तों, व्हाट अबाउट द सेकंड लॉ? सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ बताता है कि जो जो इंड्यूस्ड करंट होगी, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उसका अमाउंट कितना होगा। तो सेकंड लॉ कहता है द अमाउंट, या मैं बोलूं द इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ in the coil is directly proportional to the time rate of change of magnetic flux through the coil। ठीक है ना, ये कहता है सेकंड लॉ, मतलब उसकी जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है ना, उसके प्रोपोर्शनल या उसके इक्वल जब हम उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐसा यूनिट में रखते हैं, तो जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। और हम 1 इसी प्रकार से हम जो यूनिट्स को डिफाइन करते हैं कि ताकि हमें जो कांस्टेंट की वैल्यू 1 मिले और सहूलियत हो जाए। ठीक है ना, हम चाहते क्या जीवन में, कन्वीनियंट होना, कंफर्ट चाहते हैं। एवरीवन इज डिजायरिंग फॉर द कंफर्ट ब्रो, ठीक है ना। सो कंफर्ट चाहते हैं सभी लोग। तो हमने भी क्या किया, उस कांस्टेंट को जो है ना वो हमने 1 कर दिया। ठीक है,
तो चलिए लिख लेते हैं इस बात को, ठीक है, और इसको मैथमेटिकल रूप में भी दे देते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लें, चलो लिख लेते हैं। तो लिखो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बंद कर दिया, एक ही बात है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू a rate of change of magnetic flux associated to the coil। दैट इज, मैं ये क्या लिख सकता हूं, इसी के आगे लिख लेंगे, दैट इज ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। प्यारे दोस्तों, ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये मैग्नीट्यूड क्यों लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू बता रहा है। अब यहाँ पर एक साइन भी आता है, और वो जो नेगेटिव साइन है ना, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लॉ में, दैट इज लेंज लॉ में। ये नेगेटिव साइन ये बताना चाह रहा है कि जो ईएमएफ है या करंट है वो क्या करती है, अपोज करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का। नेगेटिव साइन ओनली इट रिप्रेजेंट, ठीक है, लिख लेंगे नीचे, नेगेटिव साइन ओनली रिप्रेजेंट दैट इज ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये होता है सेकंड लॉ। और भी हम लिख सकते हैं, देखो, यदि उस कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स यदि n है, ठीक है, यदि इस कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो हर एक टर्न में क्या होगा, करंट फ्लो होगी, हर एक टर्न में ईएमएफ हो जाएगा। तो क्या मैं n से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? यस, इफ देयर इज n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सभी में इक्वल करंट फ्लो होगी, और जो अमाउंट होगा माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी होगा। यस, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब मान लेते हैं कि ये तो चलो इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता दी आपने, बट व्हाट अबाउट द एवरेज वैल्यू। सपोज करो कि टी टाइम तक कोई फ्लक्स में φ1 से φ2 में चेंज हो गया, एवरेज निकालना चाह रहे हैं। मान लो कि टोटल टाइम हमें लगा t और जो फ्लक्स चेंज हुआ φ2 से φ1, देन व्हाट अबाउट द एवरेज वैल्यू। तो प्यारे दोस्तों, इफ लिखेंगे, इफ इन द टाइम ड्यूरेशन t द फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम φ1 टू φ2, देन द ईएमएफ विल बी ई एवरेज इज इक्वल टू माइनस का n, यानी φ2 माइनस का φ1 अपॉन t, दैट इज द एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। या इंटीग्रेशन कर दो ना यार, बात एक ही है। ओके, तो ये अपने पास आता है फेराडेज लॉ। अब हम बातें करेंगे, चलो लेंज लॉ की। कर ले लेंज लॉ, इसी में कर लें या नेक्स्ट बनाएं? चलिए इसी में बात कर लेते हैं, लेंज लॉ। ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है हालांकि, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे जल्दी से और फिर हम पढ़ेंगे लेंज लॉ, ठीक है। नोट कर लेना प्यारे दोस्तों इसको। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो मैं ये सोच रहा हूं कि लेंज लॉ को क्यों ना डिस्कस किया जाए नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, अच्छे से सेपरेट से। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज भी कर लोगे, अच्छे से समझ भी लोगे, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे लेंज लॉ को नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है और पढ़ाते रहना है, ठीक है ना।
मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड, डू मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटीज एंड टेक पार्टिसिपेशन इन द चैलेंजिंग वर्क। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।